हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्विज 29/2/2024। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नहीं, आर्टिकल पहले देखेंगे तब क्विज देखेंगे। ठीक है, तो न्यूरोवास्कुलर ऊतक और ऑर्गेनाइट क्या है? हाल फिलहाल में इसकी खोज हुई। तो कह हाल ही में चंडीगढ़ में स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के शोधकर्ताओं ने ऑटोलोगस रक्त से न्यूरोवास्कुलर ऑर्गेनाइड या हॉर्न उत्पन्न करने के लिए एक नया प्रोटोटाइप मॉडल विकसित किया है, जो न्यूरोवास्कुलर ऊतकों को उत्पन्न करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुआ। ये नवोन्वेषी NOVOE मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और तंत्रिका संबंधी रोगों की जांच में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोलॉगस रक्त एक रक्तदान है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए ध्यान देना के लिए देता है, उदाहरण के लिए सर्जरी से पहले। यह दृष्टिकोण अपने आप कार्यात्मक संबंधी हॉर्न उत्पन्न करता है और इसके लिए किसी विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है, जो इसे लागत कुशल एवं सुलभ बनाता है। प्रोटोटाइप में जन्मजात न्यूरो सेंसरी, न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरो जेनरेटिव रोगों के लिए रोग विशिष्ट हॉर्न मॉडल विकसित करने की क्षमता है। न्यूरल ऑर्गोनाइड्स, जिन्हें सेरेब्रल ऑर्गोनाइड्स के रूप में जाना जाता है, मानव प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल व्युत्पन्न 3D इन विट्रो कल्चर सिस्टम में संवर्धित होते हैं, जो विकासशील मानव मस्तिष्क की विकासात्मक प्रक्रियाओं संगठन की पुनरावृत्ति करते हैं। चलिए, कहीं से दूसरा आर्टिकल का यहाँ पे चिपक गया है, ये देखते हैं। कह रहा है ये एक इनविट्रो 3D मस्तिष्क मॉडल प्रदान करते हैं जो मानव तंत्रिका तंत्र के लिए विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल विकास और रोग प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए शारीरिक रूप से प्रासंगिक हैं। मानव मस्तिष्क के विकास और सिजोफ्रेनिया जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल है। कालाजार। भारत ने कालाजार को खत्म करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से भी कम मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आंकड़ों से पता चला है कि कालाजार के मामलों में गिरावट आई है। वर्ष 2023 में 595 मामले और 4 मौतें दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2022 में 891 मामले तथा 3 मौतें हुई। भारत अभी तक कालाजार का उन्मूलन नहीं हुआ है, लेकिन अपने उन्मूलन का लक्ष्य की दिशा में भारत ने पर्याप्त प्रगति की है। PKDL कालाजार उपचार के 6 माह से 1 वर्ष के बाद हो सकता है, जिससे संभावित रूप से लिसेमेनिया संचालित हो सकता है। कालाजार उन्मूलन के लिए भारत का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2010 था, जिसे बाद में वर्ष 2015, 2017 और फिर वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में उप जिला यानी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम मामले होने के कारण कालाजार के उन्मूलन को परिभाषित करता है। एक से कम मामले मतलब 0। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद कालाजार उन्मूलन प्रमाणन के लिए उन्मूलन को 3 वर्षों तक जारी रखा जाना होता है, मतलब कि 0। यह देखते हुए कि भारत की कालाजार उन्मूलन के लिए कम से कम 4 बार समय सीमाओं से चूक हो गया, भारत को WHO प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अगले 3 वर्षों तक इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2023 में भारत का पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश सार्वजनिक समस्या के रूप में कालाजार को उन्मूलन करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश था। तो ये याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा देख सकते हैं, कालाजार जो है विसेरल लिस्मेनियासिस, जिसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, घातक बीमारी है जो जीनस लिस्मेनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। लिस्मेनिया परजीवी संक्रमित मादा सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, ये सब भी ध्यान में रखना है। पोस्ट कालाजार त्वचीय लिस्मेनियासिस क्या होता है? तो PKDL एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो आंत की लिस्मेनियासिस के बाद उत्पन्न होती है, जिससे मुख, बाहों और धड़ भाग पर चकत्ते पड़ जाते हैं। यह मुख्य रूप से सूडान और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है तथा कालाजार के 5 से 10% रोगियों में यह विकसित होता है। चलिए देखते हैं अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन। हाल ही भारत के प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो कौन कौन है नाम देख लेते हैं। SLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी
ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। कर है नवीन सेमी क्रायोजोनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ये इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में। फिर है ट्राई सोनिक विंड टनल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल। अच्छा, ये हटा दीजिए, यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये सभी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिससे अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा। PIA PSL भी प्रक्षेपणों को सालाना 6 से बढ़ाकर 15 करेगा और SSL भी व अन्य छोटे प्रक्षेपण वाहनों का समर्थन करेगा। SIEST फैसिलिटी सेमी क्रायोजोनिक इंजन विकसित करेगी जो पेलोड क्षमता को बढ़ाएगी, जिसमें 200 टन तक के थ्रस्ट वाले इंजनों का परीक्षण करने की क्षमता होगी। ट्राइसोनिक विंड टनल रॉकेट और विमानों के लिए वायुगतिकीय परीक्षण में एक उपलब्धि है। ये सुविधाएं गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 पायलट कौन कौन हैं? तो प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 पायलटों के नामों की घोषणा की और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए, ठीक है। तो गगनयान मिशन के लिए नामित पायलट ग्रुप कैप्टन P बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर S शुक्ला, ये चारों, ठीक है। देखते हैं व्लेनेट्स क्या होता है। कह रहा है इंटर स्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की वर्ष 2014 की विज्ञान कथा कृति ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले 3 मनोरम ग्रहों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। ये उनके पुस्तक की काल्पनिक बातें थी जिन्हें व्लेनेट्स के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह वास्तविकता में मौजूद हो सकते हैं। कर जापान के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2019 में सिद्धांत दिया कि ग्रह आसपास के क्षेत्र में देखे गए विशाल धूल एवं गैस के बादलों से अति विशाल ब्लैक होल के समीप निर्मित हो सकते हैं। इन ग्रहों जिन्हें प्लैनेट कहा जाता है, इनके पृथ्वी सदृश होने का अनुमान नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्लैनेट पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, इसका आकार लगभग 3000 गुना है। गुरुत्वाकर्षण विनाश से बचने के लिए प्लैनेट्स को लगभग 100 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर ब्लैक होल की परिक्रमा करने की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा 10 वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है। अंतरिम बजट 2024-25 से पहले वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 10 वर्ष की समीक्षा प्रस्तुत की है। अगर विकास प्रक्षेपण क्या है, तो भारत की GDP 2024-25 में 7% के करीब बढ़ेगी। वर्ष 2030 तक ये सब अनुमान है, 7% से काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। अपेक्षित एक अर्थव्यवस्था इस वर्ष लगभग 307 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जिससे यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकती है। विकास के 2 चरण 1950 से 2014 तक और फिर वर्ष 2014 के बाद से परिवर्तनकारी विकास का दशक। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि संरचनात्मक बदलाव, देर से निर्णय लेने और उच्च मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्साहजनक नहीं थी। हालांकि वर्ष 2014 के बाद के सुधारों ने अर्थव्यवस्था की स्वस्थ रूप से बढ़ने की क्षमता को बहाल कर दिया है, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला G20 राष्ट्र बन गया है। गुणात्मक श्रेष्ठता रिपोर्ट में, तो समीक्षा में दावा किया गया है कि भारत की 7% की वृद्धि जब 22% की दर से बढ़ेगी, पिछले युग के दौरान हासिल की गई 809% की तुलना में गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था 4 की दर से बढ़ी थी। आइए देखते हैं IGNC भाषा एटलस क्या है। संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश की भाषाई विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक भाषा एटलस को निर्मित करना है। प्रस्तावित भाषाई सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है? सर्वेक्षण भारत में भाषाओं तथा बोलियों की संख्या की गणना करने पर केंद्रित होगा, जिनमें भाषाएं और बोलियां भी शामिल हैं जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है।
करा इसका उद्देश्य राज्य और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर डेटा एकत्र करना है, जिसमें बोली जाने वाली सभी भाषाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिजिटल रूप से संग्रहित करने की योजना सम्मिलित है। इसमें बोली जाने वाली सभी भाषाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिजिटल रूप से संग्रहित करने का भी प्रस्ताव है। सर्वेक्षण में ही धारकों की विभिन्न भाषाओं संविधाओं के साथ साथ संस्कृति, शिक्षा, जनजातीय कार्यालय, मंत्रालय अन्य शामिल है। यहाँ पे ध्यान देना है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में छह शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल। कौन कौन है तो ध्यान रखना है। तमिल 2004 में घोषित हुआ, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ वर्ष 2008 में, तेलुगु वर्ष 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को दिया गया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो संघीय भाषा से कुछ अनुच्छेद देख सकते हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 210 अनुच्छेद 120 के समान लेकिन राज्य विधानमंडल पर लागू होता है। ठीक है। तो ध्यान देना है कि संसद से तो 1-2-0, ठीक है, और उसी में 2-1-0 कर दें तो फिर ये राज्य के विधानमंडल से। करें अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, तो ये तो पता ही है। करें 344 जो है राजभाषा पर एक आयोग और संसद की समिति की स्थापना करता है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट आर्टिकल और एक इम्पोर्टेंट टर्म ग्रे गू क्या होता है। ग्रे गू तो है जिस प्रकार एक माँ अपने शरीर से बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मशीनें अपने जैसी कई मशीनों का निर्माण कर सकती है। इन्हें सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मशीनों द्वारा दुनिया को बर्बाद करने के कॉन्सेप्ट को ग्रे गो कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे रोबोट है, तो एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएगा और बहुत सारे रोबोट का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो अब वही रोबोट है जो दुनिया को बर्बाद यदि करना शुरू कर देता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ही ग्रे गू कहते हैं। ठीक है। इस पर एक मूवी शायद भी आया होगा कि आया ही है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1986 में एरिक ड्रेक्सलर द्वारा अपनी पुस्तक इंजिन्स ऑफ क्रिएशन में किया गया था। तो ये सब याद रखना है। चलिए देखते हैं अब आज का क्यूज क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधकर्ताओं ने ऑटोलॉगस रक्त से न्यूरोवास्कुलर ऑर्गेनाइड भ्रूण उत्पन्न करने के लिए एक नया प्रोटोटाइप मॉडल विकसित किया है। ठीक है। कितने सही है बताना है। तो पहला तो सही है। करा चंडीगढ़ में स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसे भी हमने पढ़ा, ये भी सही है। करा ऑटोलॉगस रक्त एक रक्तदान है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए देता है। तो ये भी सही है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे हमने बी लिख दिया है बट ये गलत है, ऑप्शन सी ही होगा क्योंकि तीनों सही। ठीक है ना, स्वयं के उपयोग के लिए देता है। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आंकड़ों से पता चला है कि कालाजार के मामलों में गिरावट आई है, तो ये तो सही है। कर भारत में कालाजार का उन्मूलन हो गया है, तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तक उन्मूलन नहीं हुआ है। लिस्मेनिया परजीवी संक्रमित मादा सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, तो ये सही है। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कितनी गगनयान मिशन के लिए नामित पायलट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चारों का नाम हमने पढ़ा था। ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अगंत प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला। ठीक है। करा है प्लैनेट्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन ढूंढना है। तो यह पृथ्वी के सदृश होते हैं, तो यही गलत है, क्योंकि यानी कि अब ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गलत है कि ये पृथ्वी के सदृश नहीं होता है, ऐसा अनुमान लगाया गया। बाकी प्लैनेट्स पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, इसका आकार लगभग 3000 गुना है। गुरुत्वाकर्षण विनाश से बचने के लिए प्लैनेट्स को लगभग 100 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर ब्लैक होल की परिक्रमा करने की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो संस्कृत, उड़िया, कोंकणी और मणिपुरी की बात हमने वहाँ पे नहीं किया था कि ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है, तो केवल दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तो है वहाँ पे क्या क्या है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, संस्कृत है, और क्या था, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल। हाँ, ये
6 टोटल था, तो ऑप्शन बी। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, बता दिए तो एक बता दिए, एक और आप बताइएगा क्योंकि आपके लिए था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को दोबारा तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं इतना देर। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया, तंबाकू एक व्यावसायिक खरीफ फसल है। फ्लू क्यूर वर्जीनिया तंबाकू में निकोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक तथा निर्यातक देश है। तो कितने कथन सत्य है ये आप ऑप्शन में कमेंट में इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इस प्रकार के